बीएससी पार्ट सेकंड की आज की क्लास में हम पिछली क्लास में हमने जो सीखा क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन के बाद हमने जो क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन देखी थी वो थी dp/dt इज इक्वल टू L/T डेल्टा V के रूप में। n इज इक्वल टू 1 हो तो जो हमारे पास क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन होगी वो होगी dp/dt L/T डेल्टा V के रूप में। यहाँ L जो है गुप्त ऊष्मा होती है और T टेम्परेचर और डेल्टा V आयतन में होने वाला परिवर्तन यहाँ रहता है। क्वथनांक पर यदि हम दाब के प्रभाव की बात करें, हमने कल कहा था कि इसका जो है क्वथनांक का पर जो है दाब के प्रभाव और गलनांक पर दाब का क्या प्रभाव रहता है उसको हम यहाँ डिस्कस करेंगे आज। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वथनांक पर क्या दाब पर का क्या प्रभाव पड़ता है। क्वथनांक पर दाब का प्रभाव। हम देखते हैं कि क्वथनांक पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि क्वथनांक क्या होता है। तो क्वथनांक वह टेम्परेचर है, वह तापीय बिंदु है जिस पर कोई द्रव उबलकर वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने लग जाता है, उसे हम क्वथनांक बिंदु कहते हैं। जब द्रव वाष्प में परिवर्तित होता है तो उसके आयतन में जो है वृद्धि होती है। इस स्थिति में जो गुप्त ऊष्मा है L के रूप में हम जिसको लेकर के चल रहे हैं, जो टेम्परेचर है T और जो आयतन में परिवर्तन है, सभी वैल्यूज जो है पॉजिटिव होती है। और जब सभी वैल्यू पॉजिटिव होगी, इस स्थिति में जो फॉर्मूला है ये dp/dt, तो यहाँ L पॉजिटिव, T पॉजिटिव और डेल्टा V पॉजिटिव, तो ऑल पॉजिटिव कंडीशन में ये जो dp/dt यानी कि प्रेशर में के साथ जो दाब है उसमें परिवर्तन ताप के साथ, तो ये जो वैल्यू है dp/dt की ये भी कैसी होगी हमारे को पॉजिटिव फाइंड आउट होती है। हम ये कह सकते हैं कि ये वैल्यू पॉजिटिव है, अतः हम ये कह सकते हैं डायरेक्टली कि जो दाब है, दाब बढ़ाने पर उस पदार्थ का, उस द्रव का जो क्वथनांक है वो बढ़ जाता है। यही रीजन होता है कि जब हम प्रेशर कुकर में कोई भी वस्तु पकाते हैं तो वह खुले पात्र की अपेक्षा उस प्रेशर कुकर में शीघ्र पक जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लेती। इसी तरह यदि हम जो खाना बनाते हैं तो खाना बनाते वक्त जो हमारी सब्जी बनाने का पात्र है उस पात्र को ढक देते हैं, और ढकने का रीजन यही है कि उस पात्र में जो है दाब बढ़ जाए, और दाब बढ़ने पर क्या होता है क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है, और क्वथनांक में वृद्धि होने से वह जो उसके अंदर वस्तु है वह शीघ्र पक जाती है, यानी कि उसको टाइम नहीं लेता, टाइम हमारा सेव हो जाता है। और साथ ही साथ हमारी जो गैस है वह भी, ईंधन भी वह बचता है, ईंधन की भी हमें बचत होती है। ये था क्वथनांक पर दाब का प्रभाव। दूसरा हम देखते हैं गलनांक पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। हम जानते हैं, सबसे पहले हम गलनांक की बात करें तो ऐसा ताप जिस पर कोई ठोस गलकर द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है गलनांक बिंदु कहलाता है। जब कोई ठोस गलकर द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है तो इस स्थिति में उसके आयतन में वृद्धि होती है, टेम्परेचर में भी वृद्धि होती है, और उसकी जो गुप्त ऊष्मा है उसमें भी वृद्धि होती है। और यहाँ ये कंडीशन पानी, जल को छोड़ करके अन्य द्रवों के लिए लागू होती है। यहाँ पानी एक अपवाद के रूप में रहता है। तो जब सभी चीजें पॉजिटिव है तो हम ये कह सकते हैं कि
यदि हम दाब बढ़ाते हैं तो गलनांक में वृद्धि होती है और यदि दाब घटाते हैं तो गलनांक में कमी होती है, ये हम जानते हैं। लेकिन जो पानी है, पानी जल के साथ सिचुएशन अलग है, वो एक अपवाद है। यहाँ हम देखते हैं कि जब बर्फ को हम पिघलने देते हैं तो यदि उस पर हम दाब डालते हैं तो उसके गलनांक में कमी होती है, जबकि होनी क्या चाहिए थी, गलनांक में वृद्धि। लेकिन प्रेशर डालने पर उस पानी के गलनांक में क्या होती है, कमी। और दाब में कमी करने पर उसके गलनांक में क्या होती है, वृद्धि। यानी कि इससे जस्ट अपोजिट जो है व्यवहार करता है जल। तो यहाँ हमने देखा कि जो क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग हम क्वथनांक और गलनांक पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है उसको आसानी से समझ सकते हैं। अब हमारा जो अगला बिंदु है वह है जल का त्रिक बिंदु। जल के त्रिक बिंदु पर हम बात करेंगे। तो हमने कल एक महत्वपूर्ण प्रश्न हमने हल किया था क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन का। आज एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, 5 नंबर के क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, 10 नंबर के क्वेश्चन में भी यहाँ से पूछ लिया जाता है, वहाँ 5-5 नंबर के क्वेश्चन करके पूछ लेते हैं। तो 5 नंबर के क्वेश्चन में यहाँ से मैक्सिमम टाइम यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा गया है। तो हम चर्चा करते हैं जल के त्रिक बिंदु पर। जल का त्रिक बिंदु, जल का त्रिक बिंदु। तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाते हैं। क्योंकि डायग्राम से यह आपको आसानी से समझने में आ जाएगा। ये इस तरफ प्रेशर P, इस तरफ टेम्परेचर T, ये एक बिंदु लेने लिया, ये A, ये B एंड ये C। तो यहाँ हमने जल के त्रिक बिंदु की बात कर रहे हैं, जल पानी के त्रिक बिंदु की बात कर रहे हैं। सो हम लेते हैं इस रेंज में ये जो है ठोस अवस्था है, इस रेंज रीजन में, यहाँ इस रीजन में ये है द्रव अवस्था में है और इस रीजन में यह गैस अवस्था में रहता है। अब यहाँ जो ये रेखाएं हैं इसको दे देते हैं हम O बिंदु, यानी कि ये त्रिक बिंदु है, इस O को हम कह देते हैं त्रिक बिंदु, त्रिक बिंदु। ठीक है, तो OA, OB और OC 3 रेखाएं हमें यहाँ देखने को मिल रही है। हम यहाँ OA रेखा को कहते हैं बर्फ रेखा, OA रेखा को हम कहते हैं यहाँ पर बर्फ रेखा, और इस सिचुएशन पे इस OA रेखा पर G सॉलिड यानी कि प्रति अणु ठोस की प्रति जो बर्फ है, ठोस पानी की ठोस अवस्था बर्फ, तो बर्फ की जो प्रति अणु गिब्स मुक्त ऊर्जा है और जो द्रव की प्रति अणु गिब्स मुक्त ऊर्जा है वो इक्वल रहती है। तो GS इज इक्वल टू GL। इस रेखा को हम कहते हैं द्रव और गैस, यानी कि वाष्प रेखा इसे हम कहते हैं, इसे हम वाष्प रेखा कहते हैं। यहाँ पर GL इज इक्वल टू G स्मॉल g गैस, और इसे कहते हैं हम, इस रेखा को हम हिम रेखा कहते हैं, यानी कि वाष्प हिम रेखा इसे कह सकते हैं, हिम वाष्प रेखा। यहाँ इस रेखा पर
GS इज इक्वल टू ये। तो और इस जल के त्रिक बिंदु के लिए जो प्रेशर रहता है वो रहता है 4.58। सॉरी, प्रेशर की बात करें तो प्रेशर जो है जल के त्रिक बिंदु के लिए 4.58 mm का दाब यहाँ रहता है। 4.58 mm का दाब रहता है। और टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर यहाँ पर 0.0098 डिग्री सेल्सियस के रूप में रहता है। ये हुई बात डायग्राम। अब हम इस डायग्राम को लेते हुए हम पूरे जल के त्रिक बिंदु को समझेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं त्रिक बिंदु क्या होता है। प्रावस्था संतुलन वक्र में एक ऐसा बिंदु, ये प्रावस्था संतुलन वक्र ही है। प्रावस्था संतुलन वक्र में एक ऐसा बिंदु जिस पर उस पदार्थ की तीनों प्रावस्थाएं ठोस, द्रव और गैस तीनों साम्यावस्था की स्थिति में हो, उसे हम कहते हैं त्रिक बिंदु। जल की प्रावस्थाओं के संतुलन का वक्र यहाँ हमने देखा है, ये वक्र बताया गया है। यहाँ ठोस, द्रव और गैस तीनों प्रावस्थाएं बिंदु O पर साम्यावस्था की स्थिति में, संतुलन की स्थिति में रहती है। सबसे पहले हम बात करते हैं OA वक्र रेखा की। OA वक्र रेखा, इस वक्र रेखा को हम बर्फ रेखा भी कहते हैं। जो ठोस और द्रव अवस्थाएं हैं इस OA वक्र रेखा पर क्या होंगी, साम्यावस्था में होंगी। यहाँ हम देख सकते हैं OA वक्र रेखा पर क्या होंगी, ठोस और द्रव अवस्थाएं साम्य की स्थिति में रहेंगी। यानी कि प्रति अणु जो गिब्स मुक्त ऊर्जा है ठोस की और जो प्रति अणु गिब्स मुक्त ऊर्जा है द्रव की, वो यहाँ पर इस OA रेखा के प्रत्येक बिंदु पर क्या रहेगी, बराबर रहेगी। दूसरा हम बात करते हैं OB वक्र रेखा की। तो OB जो वक्र रेखा है वह OB वक्र रेखा पर इस पानी के द्रव और गैस दो अवस्थाएं जो है साम्य की स्थिति में रहेगी। और इस OB वक्र रेखा के प्रत्येक बिंदु पर जो द्रव और गैस की प्रति अणु गिब्स मुक्त ऊर्जा है वह प्रत्येक बिंदु पर क्या रहेगी, बराबर रहेगी। इस OB वक्र रेखा को हम जो है वाष्प रेखा के रूप में जानते हैं। कौन सी रेखा, वाष्प रेखा के रूप में हम जानते हैं। ये हमारे पास त्रिक बिंदु है। इसी तरह से जो OC रेखा के बारे में हम बात करें तो OC जो रेखा है, इसे OC रेखा को हम कहते हैं हिम वाष्प रेखा। यहाँ पर ठोस और द्रव, ठोस और गैस की जो अवस्थाएं हैं वह साम्य अवस्था में होती है। यहाँ इस OC रेखा के प्रत्येक बिंदु पर जो प्रति अणु गिब्स मुक्त ऊर्जा है ठोस और गैस की, वह प्रत्येक बिंदु पर क्या रहेगी, इक्वल रहती है। तो यहाँ हमने आज बात की इस जल के त्रिक बिंदु पर। अब हम समझेंगे कि OC, OB और OA रेखाएं, यानी कि ये जो तीनों साम्यावस्था वक्र हैं, एक ऐसे बिंदु पर आकर के मिलते हैं जिसे हमने नोटेट किया है बिंदु O के रूप में। यह बिंदु ही क्या कहलाता है, आपका जल का त्रिक बिंदु। और इस त्रिक बिंदु पर ये तीनों अवस्थाएं साम्य में होंगी, संतुलन की स्थिति में होंगी। इसे ही हम जो है त्रिक बिंदु कहते हैं। और प्रत्येक पदार्थ के लिए इस तरह का जो त्रिक बिंदु होता है वह अद्वितीय होता है। केवल और केवल एक बिंदु होता है या एक टेम्परेचर होता है जिस पर ये सिचुएशन हमें फाइंड आउट होती है, और उसी अद्वितीय बिंदु को हम कहते हैं त्रिक बिंदु। तो जल के लिए यदि हम बात करें तो जल के लिए जो त्रिक ताप है, त्रिक बिंदु का ताप है वो है 0.0098 डिग्री सेल्सियस। और जल के लिए जो त्रिक बिंदु दाब है वह है 4.58 mm। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। कल हम जो है वाष्प दाब
यानी कि ठोस और द्रव दोनों के मध्य जो संतुलन में वाष्प है उस पर चर्चा करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ स्टूडेंट।